है राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ और अभिनव गुप्त। यानी कि इधर ये आचार्यों के नाम दे रखे हैं और इधर ये पुस्तकों के नाम दे रखे हैं। तो हमें बताने हैं इसमें से कौन सी पुस्तक किसकी है। तो राजशेखर की अगर हम बात करें तो राजशेखर की कौन सी पुस्तक है, तो ये है काव्य मीमांसा। ठीक है, राजशेखर की काव्य मीमांसा है। और इसके बाद हमारी भट्टनायक, भट्टनायक की कौन सी है, तो ये है हृदय दर्पण। भट्टनायक की हृदय दर्पण। विश्वनाथ, विश्वनाथ को सभी जानते होंगे, विश्वनाथ की क्या है, साहित्य दर्पण। और अभिनव गुप्त की है अभिनव भारती। ठीक है, तो सीधा सीधा आप इनको याद रख लीजिए। राजशेखर काव्य मीमांसा के लेखक हैं, भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण और अभिनव गुप्त को किसके हैं, तो अभिनव भारती के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ हैं जो विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। तो रस से संबंधित ग्रंथ हमें यहाँ पर बताने हैं कौन से हैं। 10 रूपक, काव्य दर्श, साहित्य दर्पण और काव्य अलंकार। तो यहाँ पर कौन से जो दो ग्रंथ हैं जो कि रस से संबंधित हैं, तो ये है 10 रूपक और साहित्य दर्पण। ठीक है, साहित्य दर्पण अभी हमने देखा है किसका है, तो 10 रूपक और साहित्य दर्पण, ये दोनों जो ग्रंथ हैं वो रस से संबंधित है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी आज, क्योंकि बच्चे पूरी बहुत वीडियो पता नहीं फास्ट में देखते हैं या देखते ही नहीं हैं, क्योंकि टाइम से पता चल जाता है कि बच्चे कितना देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखा करो ताकि आपको भी फ़ायदा हो, है ना, और मुझे भी फ़ायदा हो। तो ज़रूर देखा करें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शब्दार्थ यायार्थ, यायार्थ वत्स, वत्स भावेन विद्या, साहित्य विद्या, है ना भाई, संस्कृत के शब्द हैं, थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ने आते हैं। शब्दार्थ यायार्थ वत्स भावेन विद्या, साहित्य विद्या, ये किसका कथन है, कुंतक, राजशेखर, भोजराज या फिर विश्वनाथ। तो ये जो कथन है वो किसका है हमें बताना है। तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राजशेखर का कथन है ये। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या है जो कि 8 मानी है। तो रसों की संख्या 8 किसने मानी है, दंडी, धनंजय, रुद्रट या फिर अभिनव गुप्त। तो ये मानी है भाई दंडी ने। ठीक है, दंडी ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो, इस तरह से डेफिनेशन भी आजकल पूछी जाती हैं अलंकारों की, तो आपको ये याद रखने हैं सारे। ये विभावना अलंकार का क्या है, उदाहरण है। उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, बिनु पद चले बिनु सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये इसमें कह रहा है कि बिनु पद के मतलब पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, हाथ नहीं है फिर भी कर्म कर रहा है, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब यहाँ पर कारण तो है ही नहीं फिर भी काम हो रहा है। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो साहित्य सिद्धांतों का अनुक्रम बताना है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। इसमें 4 अलंकार हमें दे रखे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर रस ही आएगा। ठीक है, रस जो अलंकार है वो भरत मुनि का है, और जो भरत मुनि थे वो दूसरी शताब्दी के आचार्य थे। ठीक है, किसके थे, दूसरी शताब्दी के, तो ये सबसे पहले ही आएगा, यही हमारा ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम कौन से हैं। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम बताने हैं, तो व्यक्ति विवेक, 10 कुमार चरित, कवि कंठाभरण, सुव्रत तिलक। तो इसमें से जो व्यक्ति विवेक है ये किसकी है, महीम भट्ट की रचना है, महीम भट्ट की रचना है। बाकी 10 कुमार चरित, कवि कंठाभरण और सुव्रत तिलक, ये तीनों के तीनों आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथ हैं। काल क्रमानुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम कौन सा है। वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। यहाँ पर 4 लोग दे रखे हैं, तो हमें इनका बताना है कि देखो सबसे पीछे तो विश्वनाथ ही आएंगे, क्योंकि विश्वनाथ जो थे वो 14वीं शताब्दी में थे। ठीक है, तो ये दो तो हमारे होंगे नहीं बीच वाले, तो या तो विश्वनाथ विश्वनाथ दोनों में है, तो कोई सा भी इसमें से हो सकता है, देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर देखो जो वामन थे ना, वामन पहले थे, कुंतक थे 9वीं शताब्दी में, है ना, और मम्मट थे 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर थे। वामन छठवीं शताब्दी, छठी 7वीं शताब्दी के अंदर थे। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा, वामन, कुंतक, मम्मट और
विश्वनाथ, विश्वनाथ हमारे 14वीं शताब्दी में थे। एक बार इनको दोबारा से देख लेते हैं, है ना, याद रख लेना है। वामन जो है वो 8वीं शताब्दी में है, ठीक है। भामा 6ठी शताब्दी में है। भरत मुनि 2री शताब्दी, इनको याद रख लेना है। भरत मुनि 2री शताब्दी, भामा 6ठी शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी में थे। और वामन भी 8वीं शताब्दी, उद्भट 9वीं सदी, रुद्रट 9वीं सदी का जो आरंभ था तभी। और शंकुक की अगर बात करें तो 9वीं सदी में थे। शंकुक कब थे? ये भी 9वीं सदी के अंदर थे। आनंदवर्धन की बात करें तो ये 9वीं सदी के अंदर थे। आनंदवर्धन। राजशेखर 10वीं सदी में थे, ठीक है, 10वीं सदी में थे। भट्ट लोलट 9वीं सदी के अंदर थे। भट्ट नायक 9वीं और 10वीं के बीच में थे। भट्ट तौत 10वीं सदी, धनंजय 10वीं सदी, कुंतक 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में थे, है ना, 9वीं नहीं 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच में था। अभिनव गुप्त भी 10वीं 11वीं के बीच में। भोजराज 11वीं शताब्दी के अंदर थे। मम्मट भी 11वीं शताब्दी के अंदर थे। क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी में थे। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। और सबसे लास्ट में जो थे 17वीं शताब्दी में, ये थे 17वीं शताब्दी में जगन्नाथ, ठीक है। तो इनके आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, है ना, फ़ोन को मतलब ऐसे पोर्ट्रेट में करके इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको सबको याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रचना काल की दृष्टि से, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, है ना। तो साहित्य दर्पण तो सबसे बाद में ही आएगा क्योंकि वो किसका है? विश्वनाथ का है, ठीक है। और विश्वनाथ जी जो थे वो इसमें सबसे बाद में ही थे। तो हमें यहाँ पर बताना है, देखो, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। नाट्यशास्त्र, तो इसमें नाट्यशास्त्र पहले ही आएगा, नाट्यशास्त्र पहले ही आएगा। और ध्वन्यालोक किसका? आनंदवर्धन का। वो कौन सी शताब्दी में? साहित्य दर्पण इसमें आगे आ गया, ये तो हमारा गलत हो गया, सी वाला भी गलत हो गया। हमारा नाट्यशास्त्र पहले आएगा जो कि भरत मुनि का था नाट्यशास्त्र, और ये 2री शताब्दी के अंदर थे। काव्य अलंकार भामा का है जो कि 6ठी शताब्दी में थे। और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है जो कि शायद 9वीं 10वीं में थे। और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, ठीक है। अगर वो वाले क्वेश्चन आपको याद हो गए कि वो कौन सी शताब्दी में कौन से आचार्य थे, तो ये इनकी जो रचनाएं वो भी याद हो जाएंगी। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूप अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्ट लोलट या फिर भट्ट नायक। तो ये किया था भाई भट्ट लोलट ने, ठीक है, भट्ट लोलट ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, शक्ति कवित्व बीज रूप है संस्कार विशेष। शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं, ठीक है। कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में ये उद्धरण किस आचार्य का है? शक्ति कवित्व बीज के रूप में किसका है ये कथन? आचार्य कुंतक, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य मम्मट या फिर आचार्य दंडी। तो ये जो कथन है वो किसका है? आचार्य मम्मट का है, ठीक है। शक्ति कवित्व बीज रूप, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। रस के संबंध में क्या कहा गया है? रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, बिल्कुल सही बात है, रस को अलौकिक आनंद कहा जाता है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिक तत्व का समर्थन किया है, नहीं किया है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है, नहीं किया है ना। इसमें दोनों गलत हैं, पहला ए और बी जो दोनों कथन है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रता, ये ही नहीं है, ठीक है। उक्ति विन्यास जो वक्रता है यही किसका नहीं है? वक्रोक्ति का भेद नहीं है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो रस का अवयव नहीं है कौन सा? भाव, विभाव, अनुभाव, ये तो तीनों हैं, लेकिन संचारी भाव रस का अवयव नहीं है। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी? दंडी, भामा, वामन या फिर आनंदवर्धन। तो काव्य दोष की परिभाषा, दोष की बात कर रहा है, काव्य दोष की परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी है भाई वामन ने, ठीक है। काव्य में दोष की परिभाषा दी है किसने? वामन ने।
स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो स्वरभंग जो होता है वो किस प्रकार का अनुभाव होता है? सात्विक। कैसा होता है ये? सात्विक होता है। निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित करना है। अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, साधारणीकरण, अभिव्यक्तिवाद। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काव्य शास्त्र की मैंने 5 क्लास डाली हुई हैं जो कि प्लेलिस्ट में है। अगर आपको काव्य शास्त्र पढ़ना है मैं उसकी और भी 1-2 क्लास डाल दूंगी, तो आप उसमें ज़रूर देख लीजिए। वहाँ से आपको जो ये क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, काव्य शास्त्र की प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी साहित्य की पीवाई की सीरीज हमारी चल रही है। और इसके अलावा हमारी यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की, तो उसके लिए हमारा जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट की पीवाई की सीरीज चल रही है कंप्लीट। मैं उसकी तैयारी करवा रही हूँ। उससे पहले थ्योरी भी करवा दी है, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी भाई बहन नए हैं। ठीक है, सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। तो अनुमितिवाद किसका है? उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद किसका है? ये है भट्ट लोलट का। साधारणीकरण और अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो अनुमितिवाद किसका है? आचार्य शंकुक का है। साधारणीकरण किसका है? तो ये अभिनव गुप्त का है। और अभिव्यक्तिवाद है भट्ट नायक का। एक बार बिल्कुल, अनुमतिवाद आचार्य शंकुक का बिल्कुल करेक्ट है। और उत्पत्तिवाद है भट्ट लोलट जी का। साधारणीकरण किसका है? तो ये भट्ट, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, मुझे लग ही रहा था। साधारणीकरण किसका है? भट्ट नायक का है। और अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त का। अभी, ठीक है, अभिनव अभिव्यक्ति, दोनों को याद रख लेना, इजी है। सावधि व्यंजना के प्रकार हैं। सावधि व्यंजना के प्रकार कौन से हैं? आरती व्यंजना, लक्षणा, मूला या अभिधा, मूला या फिर लक्ष्य संभवा। ठीक है, इनमें से सावधि व्यंजना के प्रकार बताने हैं तो वो कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, इसके सावधि व्यंजना के 2 प्रकार होते हैं। कौन से? अभिधा मूला और लक्षणा मूला। अभिधा मूला और लक्षणा मूला। ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। अब हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि पाश्चात्य संस्कृति से हैं, मतलब पाश्चात्य से हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र से। इनको याद रख ले, इसको भी पढ़ लेना आप। आइए रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं क्या हैं? आइए रिचर्ड्स यहाँ पे दे रखा है, तो इनकी दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं बतानी है। छद्म कथन की प्राथमिकता, सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, या फिर तथ्यात्मक अर्थ की प्राथमिकता। तो यहाँ पर हमारा ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। छद्म कथन की प्राथमिकता और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, ये दोनों आई रिचर्ड्स की दृष्टि में विशेषताएं होती हैं। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, ये कथन किसका है? एजरा पाउंड, क्लिंत ब्रुक्स, जॉन डन या हार्ड हाइडेगर। तो ये है क्लिंत ब्रुक्स का। ठीक है, क्लिंत ब्रुक्स का ये कथन है। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहली बात तो याद रख लेना, अरस्तु ने दिया था त्रासदी का सिद्धांत। ठीक है, कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना। तो बिल्कुल ये जो क्रम है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ए बी सी और डी चारों बिल्कुल इसी तरह क्रम में रखे गए हैं। सबसे पहले कथानक आता है, फिर चरित्र, फिर विचार, फिर पद योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अस्तित्ववादी चिंतक ने सुपरमैन की कल्पना की है? तो किस अस्तित्ववादी चिंतक ने सुपरमैन की कल्पना की है? कीर्केगार्ड, सार्त्र, फ्रेडरिक नीत्शे या अल्बर्ट कामू। तो ये किसने की है? फ्रेडरिक नीत्शे के द्वारा की गई है सुपरमैन की कल्पना। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक कौन है? कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले कौन है? प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ या फिर टी.एस. एलियट। तो ये नाम आता है टी.एस. एलियट का। ठीक है, इन्होंने कविता की जो रचना प्रक्रिया है उस पर विचार किया था। टी.एस. एलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। टी.एस. एलियट की आलोचना की विशेषता में क्या शामिल है? कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है। एलियट की आलोचना की विशेषता बता रहा है ये, कविता आत्मगत अनुभूति की व्यक्ति है, ये तो सही बात है। कवि काव्य का माध्यम भर है। कविता अपवर्जी तथा अंतर्वेशी होती है।
तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, ए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। मतलब कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन नहीं होती, ठीक है, पलायन नहीं होती बल्कि उसकी अनुभूति होती है। सुमेलित करना है यहाँ पर क्रोचे, रिचर्ड्स, कॉलरिज और एलियट, इनको बताना है। देखो क्रोचे का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, तो क्रोचे ने सिद्धांत दिया था अभिव्यंजनावाद का ही, ठीक है, इसको याद रख लेना है। रिचर्ड का जो सिद्धांत है वो है संप्रेषण का सिद्धांत, ठीक है, किसका है। और कॉलरिज ने दिया था कल्पना का सिद्धांत, ये तो इजी है। और एलियट का था निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। राइटिंग एंड डिफरेंस, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किसकी है, मिशेल फूको, वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन दे बोवार या जॉक देरिदा। तो ये जो पुस्तक है वो है जॉक देरिदा की, ठीक है, डी सही है, जॉक देरिदा की पुस्तक है राइटिंग एंड डिफरेंस। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ पर हुआ था। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या स्वीडन। तो ये हुआ था फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादुई यथार्थवाद के प्रतिस्थापक कौन है। जादुई यथार्थवाद के प्रतिस्थापक कौन है, कोट्स, देरिदा, फ्रायड या बुएलो। तो ये हैं भाई बुलो साहब, ठीक है, बुएलो साहब हैं जो जादुई यथार्थवाद के प्रतिपादक हैं। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। जन्म की दृष्टि से बताना है, इसमें 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये सबसे पहले किसका नाम आएगा, प्लेटो का, ठीक है, प्लेटो का नाम आएगा। अरस्तु उसके शिष्य थे प्लेटो के। और उसके बाद लॉन्जाइनस या लॉन्गिनस बोलते हैं कॉलरिज, ठीक है, प्लेटो फिर अरस्तु फिर लॉन्जिनस और फिर कॉलरिज। निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है, अनुक्रम बताना है यहाँ पर। अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद, इसका सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा संरचनावाद, ठीक है, संरचनावाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद। संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, इसको याद रख लेना। रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिनी के रचयिता कौन है। तो रस तरंगिनी के रचयिता बताने हमें जगन्नाथ विश्वनाथ, भानुदत्त या फिर जयदेव। तो ये हैं भानुदत्त, ठीक है, भानुदत्त ने किसकी रचना की थी, रस तरंगिनी की रचना की थी। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा फास्ट चल रही हूँ तो मुझे कमेंट करके बताना। मैंने इसलिए फास्ट चल रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं जो फुल स्पीड में देखते होंगे या तो या पूरी देखते नहीं हैं वीडियो को, है ना, तो उनके लिए मैं जल्दी सी चल रही हूँ। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। जो कल्पना हम करते हैं वो मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। ये कथन किस पाश्चात्य का है, क्रोचे, टी.एस. एलियट, कॉलरिज या फिर आई.ए. रिचर्ड्स। तो ये किसने कहा है, रिचर्ड्स भाई साहब ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन का चयन करना है हमें यहाँ पर। जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। सही कथन को बताना है, क्या कह रहा है ये। सही कथन, जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं, ये तो सही बात है। मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति या रीति कहलाता है, ये भी सही है। दंडी के अनुसार काव्य की शोभा कराने वाले धर्म गुण कहते हैं, ये बात यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है, इसका सी ऑप्शन सही है। वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित ये गौणी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है, ये बात भी सही है। जो सही चीजें आप उनको पढ़ना। और इसमें ई वाला दे रखा है, क्या कह रहा है ये, भट्टनायक के अनुसार विवाहवादी और स्थायी भावों में परस्पर व्यंजक व्यंग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है। तो भट्टनायक के अनुसार ये भी इसका रॉन्ग है, ए, बी और डी हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है। मनोविश्लेषणवादी जो मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक हैं अल्फ्रेड एडलर, इनका समय बताना है। तो इनका समय कौन सा है भाई, तो ये 1870 ईस्वी से 1937, 1870 से 1937 तक का इनका समय रहा था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन वाला क्वेश्चन है।
जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। दंडी ने क्या माना है? नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य का क्या माना है? हेतु माना है। और मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। तो इनमें से हमें सही ऑप्शन बताना है, कौन सा सही होगा। विकल्प दे रखे हैं। तो देखो, दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को क्या माना है? काव्य का हेतु माना है। तो भाई यहाँ पर क्या है? दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य का हेतु माना है, ये बात बिल्कुल सही है। और मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं है। 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको पसंद आएंगे, और पसंद आए या ना आए, लेकिन आपके लिए यूजफुल जरूर रहेंगे।